नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आज बात करूंगा मीडिया को लेकर, पत्रकारिता को लेकर। मैं आज बात करूंगा बाबा साहब ने किस तरह से मुकनायक शुरू किया था उसी को लेकर। और पहली बात, सबसे पहले बाबा साहब की उसी खबर से शुरू करूंगा जो कि मेरे लिए जब भी मैं मुश्किल हालात में घिरता हूं तो वही सोचता हूं और उनको पढ़ता हूं, तब मुझे चीज़ें समझ में आती है। बाबा साहेब ने मुकनायक से लेकर प्रबुद्ध भारत तक हमेशा अपना अखबार निकाला। उस समय भी इंडियन एक्सप्रेस 1932, टाइम्स ऑफ इंडिया 1838, हिंदुस्तान टाइम्स 1924, द हिंदू 1878, आज 1920, दैनिक हिंदुस्तान 1936 जैसे अखबार थे और प्रगतिशील सवर्ण पत्रकार भी थे। लेकिन बाबा साहब ने बहुजन मीडिया पर ध्यान दिया। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि सवर्ण नियंत्रित मीडिया वंचित जातियों की बात कर देगा। ये बाबा साहब आज से करीब सोचिए 1932 के हिसाब से ले तो कितने साल हुए, 80-90 साल पहले सोच रहे थे। तो आज सोचिए, आज जिस तरह की पत्रकारिता है, आज सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज के बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन एक भी चैनल पे ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है मुझे जो पब्लिक ओपिनियन बनाए, जो आपकी खबरों को एनालिसिस करके बताए। और इसकी बड़ी वजह है डर। सोचिए, आज अमेरिका में यही चीज़ हो रहा था। अमेरिका में 60 के दशक में ऐसे ही उन पर हमले हो रहे थे और उनकी खबरें नहीं दिखाई जा रही थी। उसके बाद श्वेतों ने अपने बैंक खोले, अपने रेडियो स्टेशंस खोले, अपने न्यूज़ चैनल्स खोले। भारत में आप सोशल मीडिया की वजह से अब आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। लेकिन मैं एक चीज़ लगातार देख रहा हूँ कि यहाँ जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर 2-3 लोग को छोड़ दिया जाए, जैसे नेशनल जनमत का जो नीरज पटेल हैं, वो लगातार ओपिनियन लगाते हैं, मैं अपना ओपिनियन डालता हूँ, लेकिन बाकी लोग सिर्फ बाइट और इधर उधर की काम से काम चलाते हैं। वो सीधे सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। ऐसे में वजह क्या है? वजह यह है कि उनको डर लगता है कि हम सरकार पर उंगली उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दरअसल ये खतरा तो है, लेकिन आपको संवैधानिक तरीके से बात करना पड़ेगा। और अगर आप ये खतरा नहीं उठा रहे हैं तो फिर आप बहुजन पत्रकार होने का दम नहीं भर सकते हैं और आप सरकार से सवाल पूछने का दोषी दूसरों को भी नहीं ठहरा सकते। जो टेलीविज़न अखबार वाला है, हम लोग कहते हैं कि गाय उसने पाला है तो दूध वही खाएगा, तो आप भी उनसे भी सवाल पूछने के आपको अधिकार नहीं है। आप अगर आप जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप देश के संविधान के लिए काम कर रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके से आपको सवाल पूछना होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आपकी गिरफ्तारी होगी तो अकेले अकेले सबको गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया गया, कल शंभू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि आप अकेले हैं। कल नीरज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब आप संख्या के आधार पे, हज़ारों की संख्या में जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो अगर आप वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, हर खबर को उठाएंगे, आप विश्लेषण करेंगे, जो सरकार किस तरह से खेल खेल रहे हैं उसका विश्लेषण करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, तो सरकार सत्ते में आएगी, आपकी ताकत भी बढ़ेगी और आपके नेता आपको तवज्जो भी देंगे। आजकल हो क्या रहे, जैसे अखिलेश हैं, मायावती हैं, तेजस्वी, इन सबको सोशल मीडिया का इम्पैक्ट उतना नहीं पता है। एक तो कायदे से इनको जो ये स्टार न्यूज और तमाम चैनलों पर जाते हैं और वाहियात तरह के सवाल झेलते हैं, उससे अच्छा था कि इनको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बात अपनी जनता को कहना चाहिए। ये किसी कीमत पर न तो टेलीविज़न के एंकर को बदल पाएंगे, न इनको उन लोगों का ये वोट पाएंगे जो इनके खिलाफ हैं आइडियोलॉजिकली। चाहे जो आरक्षण के खिलाफ है वो कभी SC ST OBC माइनॉरिटी को कभी कोई जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी वोट देता नहीं है। ये सच्चाई है। जैसे यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई है कि OBC के लोग शेड्यूल कास्ट की पार्टी को वोट नहीं देते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग मुसलमानों की पार्टी को वोट नहीं देते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग न मुसलमानों को, न पिछड़ों को, न दलितों की पार्टी को वोट देते हैं। ये परसेप्शन नहीं है, ये फैक्चुअल चेक है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ऐसे में जो बहुजन नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया पर मजबूती से अपनी बात रखें ताकि उसको यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर पर शेयर किया जा सके और करोड़ों लोग तक, उनके लोगों तक पहुँचे। जिनको हमारे बहुजन नेता बदलना चाहते हैं वो बदलने वाले नहीं हैं। उनको बुद्ध, कबीर, रविदास, अम्बेडकर, फूले, पेरियार, लोहिया, BP सिंह नहीं बदल पाए तो हम और आप क्या बदल पाएंगे? तो एक समस्या। दूसरी समस्या जो गिरफ्तारी का आपको डर सताता है या हिंसा का डर सताता है, ये तब तक आप सताता रहेगा जब तक आप अकेले अकेले पर रहेंगे। अगर आप हज़ारों की संख्या में इस तरह की वीडियो डालेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपकी ताकत मजबूत होगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी और आप पर कोई हमला भी करने से 10 बार पहले सोचेगा और आपको गिरफ्तार करने पर लीगल असिस्टेंस भी मिलेगा, लोग आपकी मदद भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जोखिम लेना पड़ता है जिस धंधे, अगर आप सेना में हैं तो आप बॉर्डर से भाग नहीं सकते हैं, आप पत्रकार हैं तो आप सच कहने से मुकर नहीं सकते हैं, नहीं तो आप भी उसी कैटेगरी में आ गए और आप अपने पेशा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसलिए लगातार बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूँ कि आप जब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो अपना पब्लिक ओपिनियन जो है
क्या समस्या है, खबर में क्या घालमेल हो रहा है, क्या रियल है, क्या गलत हो रहा है, किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें अब जैसे टेलीविज़न अखबार उनकी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, विश्लेषण करता है, तो लगता है कि वो सब कुछ सही हो रहा है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। तो आपको फैक्ट पर ही बात करनी पड़ेगी, विश्लेषण भी करनी पड़ेगी, जिस तरह से शब्दों की बाजीगरी उसका भी पर्दाफाश करना पड़ेगा। तो मैं सोशल मीडिया के तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप गिरफ्तारी से मत डरिए, आप हिंसा से मत डरिए। आपका नैतिक काम है ये, इसको करना पड़ेगा। एक पत्रकार की यही जिम्मेदारी होती है कि आप सच को सच और गलत को गलत और सही को सही कहें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको भी किसी को दोष देने का अधिकार नहीं है। देखिए, बहुजन समाज की सबसे बड़ी समस्या, आज अमेरिका में आंदोलन हो रहा है, वहाँ सारा एकजुट है। भारत में यह है कि हम अकेले छोड़ देते हैं अपने उन लोगों को जो अगर हम रोहित वेमुला के साथ समय पर खड़े होते तो वो आज जिंदा होते, हम बाबा साहब के साथ खड़े होते तो और आंदोलन आगे होता, हम कांसी राम साहब के साथ खड़े होते तो और होता, लालू यादव के साथ खड़े होते तो और होता, बहन जी के साथ। तो बहुजन लोगों को बहुजनों के साथ खड़ा होना सीखना पड़ेगा। जैसे आप अकेले अकेले छोड़ देंगे तो अकेले अकेले किसी का शिकार करना आसान होता है। जैसे शंभू अकेले बोल रहे हैं यूट्यूब पर, या नीरज पटेल बोल रहे हैं, या कुछ और दिलीप मंडल बोल रहे हैं, तो उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर हज़ारों शंभू, हज़ारों, तमाम आज हज़ारों यूट्यूब चैनल अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो आप लोग कैसे पत्रकारिता कर पाएंगे, और कैसे आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी, और कैसे आप विश्वसनीय होंगे। रही बात बहुजन नेताओं से, तो उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कीजिए, उनसे भी मिलिए, उनसे भी इंटरव्यू करने की कोशिश कीजिए। वो आपकी जिम्मेदारी है। वो एक बार न दे, दो बार न दे, लगातार कोशिश करनी होती है, और कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको आना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात है, मैं बहुजन पत्रकारों को देखता हूं कि वो सीधे सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, डर लगता है उनको, या कोई और वजह हो। लेकिन मायावती की आलोचना, चंद्रशेखर की आलोचना, तेजस्वी की आलोचना, अखिलेश की आलोचना, सोरेन की आलोचना, जो सरकार में है आप उसकी आलोचना कीजिए, जो सरकार में नहीं अभी उन पर बात करना बेकार की बात है। जब मायावती सत्ता में होंगी तो सवाल पूछेगा, चंद्रशेखर सत्ता में होंगे तो सवाल पूछेगा। लेकिन आपस में ही जो आप लड़ते हैं, तो इससे ये पत्रकारिता नहीं है, न तो ये सोशल जस्टिस के पक्ष में है। आप शेड्यूल कास्ट के नेताओं से तब सवाल पूछिए जब वो सत्ता में, आप 131 सांसद जो रिजर्व सीट थे उनसे सवाल पूछिए। लेकिन आप मायावती समर्थक अखिलेश को गाली देते हैं, अखिलेश समर्थक मायावती को गाली देते हैं, रावण समर्थक मायावती को गाली देते हैं, मायावती समर्थक रावण को गाली देते हैं। तो ये जो आपस में कन्फ्लिक्ट है, इसीलिए राजेंद्र सिंह कहते हैं कि अपने ही लोगों की आलोचना, अपने ही लोग को टांग खींचना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है, इसलिए वो पिछड़ा होता है। तो आपको सवाल सत्ता से पूछना पड़ेगा। जिस दिन ये लोग सत्ता में रहेंगे, गड़बड़ी करेंगे, इससे भी सवाल पूछना है। तो सबसे पहला SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। हाँ, झारखंड में हेमंत सोरेन है, वहाँ कुछ गलती हो रही तो सरकार सवाल पूछिए, लेकिन सत्ता से सवाल होता है, विपक्ष से सवाल नहीं होता है। विपक्ष तो सवाल उठाता है। तो मैं बहुजन पत्रकारों को ज़्यादा देखता हूँ कि कोई रावण समर्थक है, कोई मायावती समर्थक है, तो कोई मेश्राम समर्थक है, तो कोई बांगर समर्थक है। मतलब बहुजन समाज का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको समझना पड़ेगा। हम पत्रकारों को इस पर बात करनी पड़ेगी ताकि आम लोग इसको समझें। और सवाल सत्ता से पूछा जाता है, दो दो चार हाथ सत्ता से किए जाते हैं, क्योंकि सत्ता की जिम्मेदारी होती है देश को चलाना। प्रधानमंत्री जी वास्को डी गामा की तरह घूमने के लिए थोड़ी आए थे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए थोड़ी आए थे। उनका काम था लॉकडाउन कोरोना में निपटना। तो ये सब चीज़ों का आपको विश्लेषण करना होगा। दुनिया भर की चीज़ों को आपको जोड़कर भारत से देखना पड़ेगा। तो अमेरिका में अभी जो चल रहा है उसको भारत से देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के पत्रकार हैं, या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, या जो सोशल मीडिया पर हैं, वो कहीं ना कहीं एक डर भी है। डर की वजह मैं समझता हूँ। लेकिन आप जब हज़ारों की संख्या में आएंगे चैनल पे, तो आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आपका असर भी होगा। और ये बेहतर डेमोक्रेसी के लिए, बेहतर लोकतंत्र के लिए, बेहतर संविधान की रक्षा के लिए, और सबसे ज़्यादा मानवीय रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा शोषण के खिलाफ खड़े हों और सत्ता से सवाल पूछे। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि जो बहुजन पत्रकार इस वीडियो को देखेंगे, वो हर खबर पर अपनी राय देंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट लगाएंगे। जितना हो सके तभी होगा। सिर्फ किसी की बाइट चला देना पत्रकारिता नहीं है। आपको सही गलत पर, इसीलिए जो टीवी अखबार के जो एंकर हैं उनकी रीच ज़्यादा है। वो जो बहस इसीलिए चलाते हैं ताकि लोगों को डाइल्यूट किया जाए, लोगों को ब्रेन वॉश किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर खबर का विश्लेषण करें और डरिए मत। और डरते हैं तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए। ऐसे थोड़ी हुआ कि आप पत्रकारिता भी करेंगे और डरेंगे भी। आप सिर्फ पेट चलाने के लिए नहीं है। पेट चलाना है तो मैं समोसा का दुकान खोल सकता हूँ, मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन पत्रकारिता का एक एथिक्स है, एक नैतिक मूल्य है कि आपको सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। जहाँ गड़बड़ी हो रही है वहाँ आपको सवाल उठाना चाहिए।
चाहे इसकी कीमत ही क्यों ना आपको चुकानी पड़े। और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप हज़ारों लाखों की संख्या में आएंगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। और रही एक दूसरे की आलोचना, तो जब जो सत्ता में हो उससे सवाल पूछना चाहिए, विपक्ष से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि जो बहुजन समाज के पत्रकार उनको एकजुट रहना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अब बहुत ताकत है, लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये मैं कुछ बातें कहना नहीं, तो अगर आप लोग अकेले अकेले पढ़ेंगे तो आप सबको निपटा दिया जाएगा। इनकी स्ट्रैटेजी होती है फूट डालो और राज करो। तो हमेशा से मैं जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जो अमानवीय प्रथाएं हैं, जो गैर संवैधानिक चीज़ें, उसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। नहीं तो आप सिर्फ नाम के पत्रकार कहलाएंगे। तमाम यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, उस पर अगर एक एक आदमी भी, तमाम लोग अपनी राय डाले, सही खबर का विश्लेषण करे, तो हमारे जो लोग जिनको स्कूल कॉलेज जाने से वंचित रखा गया है, जिनको मजदूर बना दिया गया, उनके जीवन में चेतना आएगी। और किसी भी तरह की आर्थिक मदद से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सामाजिक चेतना का विकास, गुलामी की जंजीर काटना। बाबा साहब ने किसी की आर्थिक मदद नहीं की है, गुलामी की जंजीर काटी। हमारे आपके दिमाग खोलें, इसलिए आज हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अब सोनू सूद आर्थिक मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका ट्वीट देखिए तो वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अन्ना 1 अन्ना 2 होगा। अन्ना भी आए थे इसी तरह से, और आप भवावेश में मत रहिए। जो आदमी कोई काम कर रहा है उसका आइडियोलॉजी जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो तमाम लोगों को चेक कीजिए। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लगातार मदद करें, उस खबर को भी आपको दिखाना होगा। लेकिन मीडिया जब किसी सवर्ण को हीरो बनाए तो दाल में कुछ काला तो समझ में आने लगता है। अन्ना के समय भी यही हुआ था, हम लोग को बहुत गालियाँ पड़ी थी कि अन्ना को मैंने कहा था कि 8वीं पास शख्स कैसे संविधान बदलने की बात कर सकता है। सब लोगों को नागवार गुजरा था। सोचिए उसके पीठ पर सवार होकर कौन लोग आ गए जो पूरा संविधान बदलना चाहते हैं। सोनू सूद का 2014 से 2019 का ट्वीट देखिए, उनका क्या लक्षण है। और रही बात मदद करने की, तो गरीबों को खाना खिलाना गरीबों को मुक्ति का मार्ग नहीं है। गरीबों को गरीबी से लड़ने की ताकत देना ही असली मुक्ति का मार्ग है। फिर वो खाना अपने लिए खुद जुटा लेंगे। खाना तो बंधुआ मजदूर को भी देता है लोग। और जिस तरह से मीडिया कोशिश कर रही है कि हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, ये जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि उनके काम को झुटला के एक नया आइकॉन खड़ा कर दिया जाए, जबकि बहुजन नेताओं ने, बहुजन दलों ने सबसे बेहतर काम किया है। तो ये भी मीडिया की भूमिका है। आपको आलोचना से घबराना नहीं है, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, कैलकुलेटिव होंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। इसलिए अमेरिका में नारा है, हमें न्याय चाहिए, शांति नहीं। भारत में लोग कहते हैं शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। न्याय और शांति है। जब आप न्याय देंगे तभी शांति आएगी। बिना न्याय के शांति नहीं होता है। जब किसी के साथ अन्याय होगा तो वो शांत कैसे रहेगा? वो सड़कों पर आएगा, डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करेगा। और इसीलिए कहा है किसी अमेरिकन महिला ने, अश्वेत महिला ने, कि तुमने हमें हिंसा करना सिखाया, तुम हमें मारते हो और हम तुम्हीं से हिंसा सीख रहे हैं। खैर, मैं भारत के संविधान में भरोसा करता हूँ और भारत का संविधान में वो ताकत है कि आपको न्याय दिलाएगा। तो ये पत्रकारों के लिए वीडियो था, बहुजन पत्रकारों के लिए, कि डरिए मत और आप अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाइए और अपना ओपिनियन बनाइए। सरकार से सवाल पूछिए। सवाल सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं पूछा जाता है, सवाल आप अपने मन से ही पूछ सकते हैं बिना इंटरव्यू के भी। ये सवाल जनता के सवाल होने चाहिए, रोजी रोटी का, जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, शोषण हो, गैर बराबरी हो। और अगर जनता को आप जागरूक करने में कामयाब होते हैं तो जनता खुद ब खुद रास्ता अपना बना लेती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।